नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्टिलरी गन्स को लेके। अब आर्टिलरी गन्स की बात करें तो इनका इस्तेमाल काफ़ी पहले से किया जा रहा है, यानी कि एंशिएंट एज में भी लोग आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहे थे और आज भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और वक्त के साथ साथ इनको और बेहतर बनाया गया और साथ ही ज़्यादा दूरी तक सटीक निशाना लगाने के लिए डेवलप किया जा रहा है। अभी की बात करें तो भारत की तरफ से डेवलप किए गए दो नए मॉडर्न आर्टिलरी गन्स को, जिनमें से एक का नाम धनुष है, दूसरा का नाम AT-AGS है, इन दोनों को अभी आर्मी में शामिल करने का फैसला किया गया है। और अभी रिसेंटली कल्याणी ग्रुप की तरफ से डेवलप किए गए AT-AGS को आर्मी में इंडक्ट करने का प्लान भी किया गया है। साथ ही कल्याणी ग्रुप की तरफ से अभी मल्टीपल आर्टिलरी गन्स को डेवलप किया जा रहा है, जिनको अलग अलग रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में कल्याणी ग्रुप के चेयरमैन भाभा कल्याणी की तरफ से मीडिया को बताया गया कि वो अभी एक नई आर्टिलरी एमुनिशन को डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कि सेम 155 mm की स्टैंडर्ड की एमुनिशन होने वाली है, लेकिन इसका रेंज 120 किलोमीटर तक होने वाली है। इससे पहले चाइना की तरफ से भी ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की बात की गई थी, जो कि लगभग 120 से 130 किलोमीटर की दूरी तक स्ट्राइक कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं भारत को एक नेगेटिव साइड में डाल सकते थे। लेकिन अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से भी सेम तरीके की आर्टिलरी राउंड को डेवलप करने की बात की जा रही है, जो कि रॉकेट असिस्टेड एमुनिशन होने वाले हैं। ये 120 किलोमीटर की दूरी तक स्ट्राइक कर सकते हैं और इससे पहले भी यूएस की तरफ से भी रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल को डेवलप करने की कोशिश की गई थी, जिसको यूएस की तरफ से अपने एक्सटेंडेड रेंज कैनन आर्टिलरी प्रोग्राम के अंदर डेवलप किया जा रहा था, लेकिन उनकी रेंज 62 किलोमीटर तक था और इसे यूएस की तरफ से 70 किलोमीटर तक इंक्रीज करने की कोशिश किया जा रहा था। तो अभी अगर कल्याणी ग्रुप यहाँ पर सफलता के साथ 120 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाली रॉकेट असिस्टेड सेल को डेवलप कर लेता है और बना लेता है, तो ये इस सेगमेंट में पहला आर्टिलरी राउंड होने वाला है और इसके आगे चल के इंडियन आर्मी में डिमांड होने के साथ साथ इसकी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भी आर्टिलरी गन से जुड़ा हुआ है। पिछले साल कल्याणी ग्रुप की तरफ से ऑफिशियली अपनी ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन को डिस्प्ले किया गया था और इसको इंडियन आर्मी को हैंडओवर किया गया था और इसमें एक तात्रा ट्रक के ऊपर कल्याणी ग्रुप की तरफ से अपनी अल्ट्रालाइट हाउजर को माउंट किया गया था, जो कि 155 mm और 39 कैलिबर का आर्टिलरी गन था। इसी दौरान आर्मी की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन इशू किया गया था, जिसमें ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन्स के लिए नॉर्मल ट्रक के बदले आर्मर ट्रक को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, ताकि फायरिंग के दौरान अगर कहीं से भी कोई बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल इधर उधर छिटक जाता है तो इससे ट्रक के केबिन के अंदर मौजूद क्रू मेंबर सही सलामत रहो, उनको कोई डैमेज ना हो। इस दौरान VML और व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हमारे ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन्स के लिए एक आर्मर ट्रक को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था और पहले इसके एक कॉन्सेप्ट की 3D मॉडल को VML की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया था, लेकिन अभी भारत फौज की फैसिलिटी में एक फुल स्केल की आर्मर ट्रक को देखा गया था, जिसे शायद अभी बना लिया गया और इसको बनाने के लिए तात्रा की 8x8 ट्रक का इस्तेमाल किया गया है। पिछले साल जब आर्मी को कल्याणी ग्रुप की तरफ से अपनी माउंटेड गन प्लेटफॉर्म को दिया गया था, तो माउंटेन रीजन में सिर्फ अल्ट्रालाइट हाउजर को इस्तेमाल करने के बदले ट्रक माउंटेड हाउजर को इंडक्ट करने का फैसला किया गया था, क्योंकि इनको आसानी से मूव किया जा सकेगा। और अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से VML और VRD की तरफ से डेवलप किए गए इस नए आर्मर ट्रक को बेस करके आगे चल के अपनी माउंटेड गन सिस्टम यानी कि TC-20 आर्टिलरी गन्स को डेवलप करने की कोशिश की जाने वाली है। अगला अपडेट एमका की तरफ से। HAL की तरफ से बात कई बार बताया जा चुका है कि वो 2025 तक एमका की पहली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने वाले हैं और इससे पहले भी 2024 तक इसकी पहली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को तैयार किया जाने वाला है। अभी बताया जा रहा है कि इसकी पहली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को बनाने के लिए मेटल कटिंग को शुरू किया जा रहा है। इसके बारे में बताते हुए HAL के चेयरमैन R माधवन ने बताया कि फाइनली अभी एमका की पहली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के लिए बल्क हेड को बनाने के लिए टाइटेनियम ब्लॉक को काटना शुरू कर दिया गया। ओरिजिनली जो बल्क हेड सेक्शन होता है इसको जोड़कर बनाया नहीं जाता और ये पूरा का पूरा एंटायर एक ही स्ट्रक्चर होता है और स्पेशली इसको टाइटेनियम से बनाया जाता है। ये दरअसल एयरक्राफ्ट की फ्रंट और रियर चेसिस की तरह होती है, जिसमें एंटायर फ्यूजलाज सेक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है और इस वजह से इसका तगड़ा होना काफी जरूरी होता है। इसी वजह से एयरक्राफ्ट में इनको इस्तेमाल करने से पहले इनको ग्राउंड पर कई बार टेस्ट किया जाता है
और वैसे भी ये टाइटेनियम के बने हुए होते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन फिर भी इनको पहले ग्राउंड पर टेस्ट करने के बाद इनको मास प्रोडक्शन के लिए क्लियर किया जाता है ताकि इनको आगे चल के एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। और इन्हीं स्ट्रक्चर को बेस करके आगे चल के एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ का पता लगाया जा सकता है, और जिस भी एयरक्राफ्ट का बल्कहेड सेक्शन जितना मजबूत रहेगा उसकी सर्विस लाइफ उतना ही ज्यादा होने वाला है। अगला अपडेट सबमरीन को लेके। आप सब जानते होंगे कि इंडियन नेवी की मोस्ट मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन की बात करें तो वो कलवारी क्लास के सबमरीन है, जिनको अभी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बनाया जा रहा है और मोस्टली इनकी डिलीवरी लगभग कंप्लीट हो चुका है। और इन सबमरीन को अभी मझगांव डॉक लिमिटेड और फ्रेंच नेवल ग्रुप के बीच जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अभी हाल ही में ब्राजील की तरफ से एक डेलीगेशन टीम भारत के गश्त पर आई हुई थी, जिसमें ब्राजीलियन नेवी के वाइस एडमिरल रैंक के ऑफिसर मौजूद थे और उनकी इस विजिट के दौरान वो अपने इंडियन काउंटरपार्ट के साथ कई मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन इन सब में जो मेन मुद्दा था वो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को लेकर था, क्योंकि ब्राजील की तरफ से भी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को ऑपरेट किया जा रहा है और वो अभी अपनी सबमरीन की मेंटेनेंस के लिए ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं। इसको लेके वो भारत के साथ भी बातचीत करना चाहते हैं। अब देखा जाए तो ब्राजील से पहले भारत की तरफ से इन स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को लेकर डील साइन किया गया था और बोथ भारत और ब्राजील के साथ किए गए डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्लॉज ऐड किया गया था, लेकिन फिर भी ब्राजील आगे चल के अपनी सबमरीन की मेंटेनेंस के लिए भारत से मदद मांग रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राजील यहाँ पर हमसे मदद मांग रहा है, बल्कि उनकी तरफ से भी हमको हमारे सबमरीन के लिए जरूरी सर्विस को प्रोवाइड करने का ऑफर दिया जा रहा है। मतलब एक कोऑपरेटिव अप्रोच होने वाली, जिसमें उनको जरूरत पड़े तो हम उनकी मदद कर सकेंगे और हमारी जरूरत पड़े तो वो भी हमको मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेकर। और अभी आप सब जानते होंगे कि भारत और चाइना के बीच बॉर्डर को लेकर कितना डिस्प्यूट चल रहा है और अभी भी कई ऐसे लोकेशन है जहां पर दोनों तरफ से ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखा गया है। इसी बात को लेकर अब हमारे फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर की तरफ से बताया गया कि 17 जुलाई को भारत और चाइना के बीच नेक्स्ट राउंड की बॉर्डर मीटिंग को आयोजित करने का फैसला किया गया और इसमें लद्दाख में मौजूद रेस्ट्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट करने के लिए बातचीत होने वाली है। इसके अलावा आपको पता होगा कि रिसेंटली चाइना के एयरक्राफ्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी करीब उड़ान भर रहे थे और ये पहली बार था जब चाइना की एयरक्राफ्ट इंडियन बॉर्डर के इतने करीब आ गए थे। इसके बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी लद्दाख में अपनी फाइटर जेट की मूवमेंट को काफी तेज कर दिया गया है और अभी इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन फाइटर जेट की शॉर्टेज की फ्रिक्वेंसी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया, जो कि पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शॉर्टेज कर रहे हैं। और इसमें भारत की तरफ से सुखोइज के साथ साथ अपनी रफाल को भी डिप्लॉय किया गया, जो कि वर्तमान इंडियन एयरफोर्स की सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है। दूसरी तरफ अगर चाइना की बात करें तो चाइनीज एयरफोर्स की तरफ से लद्दाख रीजन में अपनी बॉर्डर के अंदर अपनी लोकली डेवलप्ड HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ साथ S-400 सिस्टम को भी डिप्लॉय करके रखा गया और साथ ही चाइना की तरफ से अपनी होटान एयरवेज में अभी J-20 को भी तैनात किया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।